ज़रूर बता देती हूँ कि मेरा सी सेक्शन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। अभी मेरा बेटा 7 मंथ्स का है एंड मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ममा एंड स्काई। तो ये मेरा पहला लॉन्ग फॉर्मेट यूट्यूब वीडियो होने वाला है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस वीडियो के लिए कोई प्लानिंग नहीं करी थी, कुछ नहीं सोचा था। बस मेरे मन में ये ख्याल आया कि मुझे आपके साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको अपना सी सेक्शन एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि सी सेक्शन करवाना मेरी अपनी खुद की पर्सनल चॉइस थी। तो मैं एक बैकग्राउंड स्टोरी आपको बता देती हूँ। तो मेरे साथ क्या होता है ना, जब भी मुझे कुछ एक्सट्रीम पेन होना स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली जब भी मुझे आज तक पीरियड पेन हुआ है, तो मुझे जब बहुत ज़्यादा पीरियड पेन भी होता था, तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है एंड मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो प्रेगनेंसी के टाइम से ही ना मुझे हमेशा से ये लगता था कि शायद मेरे साथ यही होगा लास्ट वाले दिन भी, कि मेरा बीपी लो हो जाएगा, मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं अंदर ही अंदर ना बस ये चाहती थी कि मैं सी सेक्शन के लिए ऑप्ट कर लूँ, क्योंकि मुझे इस प्रोसीजर से नहीं गुजरना था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मैं इतना पेन बेयर कर ही नहीं पाऊँगी। क्योंकि क्या होता है ना कि हम सब अपने बारे में जानते हैं, हम सबको अपनी पेन टॉलरेंस पावर पता होती है कि हम कितना झेल सकते हैं और कितना नहीं झेल सकते हैं। तो इस बारे में मैंने अपने हस्बैंड से भी डिस्कस किया था एंड उन्होंने मुझे बोला था कि तुझे जो सही लगता है तुझे वो ही करना है, तुझे किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है, अगर तू सी सेक्शन चाहती है तो हम वही करेंगे। तो कुछ ऐसा था मेरा बैकग्राउंड स्टोरी, बीपी लो वाला प्रॉब्लम। एंड मैंने अपनी मदर के साथ भी ये डिस्कस किया था एंड उन्होंने भी मुझे इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना नहीं किया कि तू सी सेक्शन के लिए मत जा। बस उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि तू कोई भी अर्ली डेट मत देना। वो चाहती थी कि जब मुझे नेचुरल पेन आए, जब मेरे बच्चे के आने का वक्त पूरा हो जाए, मैं तभी सी सेक्शन भी करवाऊँ। तो कुछ ऐसा ही हुआ। 30th अक्टूबर जो मेरा जिस दिन मेरा बेटा बॉर्न हुआ है, मुझे रात को पेन आने स्टार्ट हुए। रात 3 बजे मेरा वाटर ब्रेक हुआ एंड जब वाटर ब्रेक होता है ना, तो ट्रस्ट मी ऐसा लगता है जैसे कोई सच का बलून ही फट गया हो। तो मुझे एक अंदर से ना, मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी, मुझे एक अंदर से आवाज़ आई, टक करके एक आवाज़ आई एंड मेरा वाटर ब्रेक हो गया। पहले मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि वाटर ब्रेक बहुत लोगों के साथ नहीं होता है, बहुत ही मतलब कम लोग होते हैं जिनके साथ ये होता है। ये एक सिम्टम ज़रूर है, लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं होता है। तो मेरे साथ ये हुआ एंड वाटर ब्रेक हुआ एंड वो बहना चालू हो गया। एंड ट्रस्ट में वो ऐसा होता है जैसे किसी ने नल खोल दिया हो एंड बस पानी आया ही जा रहा है, आया ही जा रहा है। मेरा जो हॉस्पिटल था वो मेरे घर से आधे घंटे की दूरी पे था। तो मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, मेरी मदर मेरे साथ ही थी। तो उन्होंने बोला कि बस तैयारी कर लो, तो हम हॉस्पिटल के लिए चले गए। एंड जैसे ही मेरा वाटर ब्रेक हुआ था ना, मुझे पेन आने स्टार्ट हो गए थे वाटर ब्रेक के साथ ही। तो इनिशियली वो बहुत कम थे, आ रहे थे, कॉन्ट्रैक्शंस थे बेसिकली, तो आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। एंड तब भी मैं ये डिसीजन नहीं ले पाई थी कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना है या सी सेक्शन के लिए जाना है। एंड मैंने अपने डॉक्टर से भी इस बारे में बात करी थी, मैंने उन्हें बताया था कि मैं सी सेक्शन के लिए जाना चाहती हूँ। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे बस एक चीज़ बोली थी कि मैं एक बार नॉर्मल के लिए ट्राई करूँ, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ये कह रही थी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, एक बार नॉर्मल के लिए ट्राई करो, नहीं होगा तो हम सी सेक्शन कर लेंगे। तो मैंने उनकी इस बात को भी अपने ध्यान में रखा हुआ था कि मैं ऐसा कर लूँगी। तो मैं गई वहाँ तक। जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुँची ना, वो जो कॉन्ट्रैक्शंस थे ना वो थोड़े-थोड़े बढ़ गए। फिर 1 घंटा शायद वो नॉर्मल जो चेकअप होते हैं, कैन्युला लगता है, इस जब मैं चला गया, तब तक भी मैं कोई डिसीज़न नहीं ले पाई थी। जैसे-जैसे पेन बढ़ा उन्होंने मुझे मेरे रूम में रख दिया। उसके बाद मेरे साथ वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो होने लग गया एंड मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। जैसे ही मेरे साथ ये हुआ, मेरे हस्बैंड ने बोला, "तू मत कर, मतलब ये सब नहीं करना चाहती तो मत कर, तू सी सेक्शन पे जा सकती है।" मेरे साथ मेरी बहन भी थी, उन दोनों ने मुझे बोला, हम बस 3 ही लोग वहाँ पर थे। मेरे घर में मेरे पेरेंट्स अभी तक हॉस्पिटल में नहीं आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे बोला, "तू सी सेक्शन कर, आराम से कर, टेंशन मत ले।" तो मैंने वही किया, सी सेक्शन के लिए हमने ट्राई करा। एंड मेरी जो डॉक्टर थी विदिन आई थिंक 1 घंटे से भी कम में आ गई, वहाँ पहुँच गई थी एंड मेरा सी सेक्शन हो गया। अब मैं बताती हूँ आपको मेरे साथ सी सेक्शन में क्या-क्या हुआ। एंड मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि मैं सी सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड थी। इसीलिए मुझे शायद इतना कुछ पता नहीं चला। एंड मैं आपको
आगे सी सेक्शन का एक्सपीरियंस बताने से पहले एक बात ज़रूर बता देती हूँ कि मेरा सी सेक्शन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। अभी मेरा बेटा 7 मंथ्स का है एंड मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। तो अब मैं आपको अपना सी सेक्शन एक्सपीरियंस बताती हूँ जिससे लोग डरते हैं। तो पहली चीज़ होती है कैन्यूला का दर्द। जो हमारे को यहाँ पर ड्रिप लगता है कैन्यूला, उसका लोगों को होता है कि उससे दर्द होता है। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होता है। उसको लगता है वो एंड आपको पता भी नहीं चलता कि कुछ लगा है। जितना दर्द एक चींटी के काटने से होता है शायद उससे भी कम वो दर्द होता है। तो मुझे वो लगा, इजीली लग गया, कुछ पता नहीं चला। उसके बाद मेरे को लेके गए, ऑपरेशन थिएटर में ले गए। हाँ, उससे पहले मैं थोड़ा सा डरी हुई थी क्योंकि वो जो डिसीजन था ना वो मैंने बहुत जल्दी जल्दी में लिया था। शायद अगर वही डिसीजन मैं पहले घर से लेके जाती कि मुझे सी सेक्शन ही कराना है, तो शायद मैं इतनी डरी नहीं होती। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बट हाँ, थोड़ा-सा उस समय जल्दी-जल्दी डिसीज़न में मैं थोड़ा-सा डर गई थी। तो मैं अंदर गई ऑपरेशन थिएटर में। अब सेकंड चीज़ जिसका लोगों को डर लगता है वो होता है जो हमें एनेस्थीसिया लगता है। जो इसको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, हमारा सिर्फ लोअर बॉडी सुन होता है। मेरे को जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था। मोस्ट ऑफ द केसेस में जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया मतलब कि आपकी पूरी बॉडी, आप पूरे बेहोश हो। एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो होता है उसमें मतलब कि आप पूरे होश में होते हो, आपको सब कुछ समझ आ रहा होता है एंड आपका सिर्फ लोअर बॉडी जो होता है वो सुन्न होता है। तो इसमें क्या हुआ था कि मैं गई अंदर एंड उसके बाद जो बात है ना कि स्पाइनल उस जो इंजेक्शन लगता है उसमें बहुत दर्द होता है, ये होता है, वो होता है। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होता है। आपने एकदम रिलैक्स रहना है, कुछ नहीं होगा। वो बहुत थोड़ी देर का प्रोसेस होता है, आपको कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। उन्होंने वो एनेस्थीसिस्ट जो होते हैं वो आते हैं, वो आपको सुई लगाते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बताते हैं। मेरा हॉस्पिटल टचवुड बहुत अच्छा था, मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी थी, बहुत सपोर्टिव थी। उन्होंने मुझे लगाया इंजेक्शन एंड थोड़ी ही देर में मेरी बॉडी सुन्न हो गई। डॉक्टर भी आ गई मेरी, उन्होंने मुझे लेटा दिया। एंड आपके पास क्या होता है ना, वो आपके सामने एक ग्रीन कलर का पर्दा लगा देते हैं एंड आई थिंक बहुत 2-3 लेयर होती है ताकि आपको आगे का कुछ दिखाई ना दे। तो ऐसे ही कुछ हुआ। तो मैम ने मुझे पूछा कि आपको दर्द हो रहा है क्या? तो उन्होंने मतलब मुझे टच किया, उन्होंने बोला कि तुम्हें फ़ील हो रहा है क्या, कि तुम्हें कोई टच कर रहा है? तो मुझे फ़ील नहीं हो रहा था, बट मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे तो पता चल रहा है। तो मैं बार-बार उन्हें बोल रही थी, नहीं मुझे पता चल रहा है, नहीं मुझे पता चल रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं था, मुझे नहीं पता चला, कुछ पता नहीं चला। मैम ने मेरे को बताया कि मैं हम स्टार्ट कर रहे हैं, उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया। ट्रस्ट मी, कुछ पता नहीं चला, कुछ भी नहीं, कोई कट का पता नहीं, कोई दर्द का पता नहीं, कुछ नहीं। एंड मुझे लगता है कि 5-10 मिनट में ही शायद मुझे आवाज़ आई रोने की। एंड मेरे को उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बस मेरे को ना आँखों से बस आँसू निकल रहे थे और मेरे साथ इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। एंड मुझे ना वो आवाज़ से पता चल गया था क्योंकि वो आवाज़ थोड़ी-सी भारी थी, तो मुझे समझ आ गया था कि ये लड़का ही है शायद। एंड आपको ना एकदम से बताया नहीं जाता। आई डोंट नो, मैं कहीं और भी पढ़ रही थी कि आपको शायद इसलिए नहीं बताया जाता एकदम से कि आपको बेटा हुआ है, बेटी हुआ है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो औरतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा, किसी को प्रेशर होता है कि नहीं आपको बेटी नहीं होनी चाहिए, बेटा ही होना चाहिए। तो वो एकदम से ना आपके सामने रिवील नहीं करते ताकि आपकी जो बॉडी है वो शॉक में ना जाए। तो काफ़ी देर बाद, आई थिंक 10-15 मिनट बाद मुझे बताया गया कि मेरा बेटा हुआ है। एंड मैं उससे पहले ही मतलब मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। जब मैंने सुना तो मैं बहुत खुश हुई। एंड उसके बाद ना उन्होंने कब नीचे का क्या प्रोसीजर किया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मेरे को कुछ पता नहीं चला, कोई पेन नहीं हुआ, कुछ दर्द नहीं हुआ, सब कुछ एकदम आराम से नॉर्मल हुआ। एंड उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर बाद मुझे मेरे रूम में शिफ्ट कर दिया। मेरा बेटा हेल्दी था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसे नॉर्मल चेकअप के लिए एनआईसीयू में शायद से सिर्फ 2 घंटे के लिए रखा गया था। एंड उसके बाद मेरे बेटे को मेरे पास भेज दिया गया था रूम में। मेरी फैमिली आ गई थी, सब बहुत खुश थे। एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो अब असली स्ट्रगल्स होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि उसमें मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो मुझे रूम में शिफ्ट किया गया। पहला दिन जो था, क्योंकि मेरा बेटा सुबह ही हो गया था 6 बजे, तो उसके बाद मेरे पास वो वाला पूरा दिन था। तो मैं आपको बताती हूँ कि दर्द होता है, तो जैसे मेरा बेटा सुबह हो गया था ना, तो शाम तक मुझे फ़ील होने लग गया था कि वो जो एनेस्थीसिया का असर है ना वो धीरे-धीरे कम हो रहा है। तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको अब थोड़ा-थोड़ा करवट लेना स्टार्ट करना है। तो मैंने ऐसे ही किया, डॉक्टर ने जो बोला मैंने सच में वो ही फ़ॉलो किया, मैंने करवट लेना स्टार्ट किया। थोड़ा पेनफुल था, बट ट्रस्ट मी, इतना नहीं था कि आप सहन नहीं कर पाओ, आप सहन कर सकते हो, उतना ही दर्द होता है। आप ईज़िली करवट लो, उससे क्या होता है ना, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो आपको हर चीज़ ईज़ी हो जाती है।
वो दिन आराम से निकल गया। एंड बस मेरे साथ एक चीज़ हुई थी कि उसको मैं आपको अलग से अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में बताऊंगी कि मेरे साथ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या क्या तो ऐसे कुछ फर्स्ट डे बहुत इजीली निकल गया बिना किसी प्रॉब्लम के। अब आते हैं सेकेंड डे। सेकेंड डे में क्या होता है कि स्टार्टिंग में सुबह होते ही डॉक्टर आपको बोलता है कि अब आपको वॉक करनी है। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो सबको मोस्टली लोगों को आती है वो होता है कि सी सेक्शन के बाद पहली वॉक बहुत डिफ़िकल्ट होती है। एंड मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। वॉक इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी कि मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ। तो क्या होता है ना कि वो नर्सेस को भेजते हैं कि वो आपके साथ आपको हेल्प करे वॉक करवाने के लिए। बट अगर ना आपके पास कोई आपका क्लोज़ फैमिली मेम्बर है ना, तो आप उसकी हेल्प लेके देखना एक बार। तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे, तो उन्होंने क्या किया कि मैंने उससे ही बोला कि तुम मुझे हेल्प करो। तो हमने क्या करा, हमने स्टार्ट की वॉक। 1-2 स्टेप्स शायद थोड़े से मुश्किल थे, बट इतने नहीं होते हैं कि आप नहीं कर पाओगे, आप कर सकते हो। आपने बच्चा पैदा कर लिया है, अब आप सब कुछ कर सकते हो। तो ऐसा ही कुछ हुआ, मैंने अपनी पहली वॉक करी। एंड 2-4 कदम के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, अब चल सकते हैं, हमारी बॉडी ठीक है। तो मैंने एक लंबी वॉक ली एंड मैंने फिर आराम किया। डॉक्टर ने ये बोला था कि अब आपको हर थोड़ी-थोड़ी देर बाद वॉक करनी है, तभी पैरों में वापस सेंसेस आएँगे एंड आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो ऐसे ही मैंने किया। थोड़ी-थोड़ी देर बाद मैं वॉक करती रही एंड सेकंड डे मैं बहुत ज़्यादा बेटर फ़ील कर रही थी। मैं आराम से बैठ रही थी, अपना सारा काम खुद से कर पा रही थी, घूम पा रही थी। एंड सेकंड डे भी काफ़ी स्मूथ था। तो एंड उसमें क्या होता है ना, आपको ड्रिप्स चढ़ रहे होते हैं, पेन किलर आपको दिए जा रहे होते हैं, तो वैसे भी पेन का इतना पता नहीं चलता है। तो सेकेंड डे भी स्मूथली निकल गया, फर्स्ट डे स्मूथली निकल गया। एंड अब आया थर्ड डे, ऑन थर्ड डे आप डिस्चार्ज हो जाते हो। तो फर्स्ट और सेकंड डे ना, मतलब डॉक्टर ने बोला था, मतलब वो नहाने नहीं देते हैं। तो थर्ड डे पे डॉक्टर ने बोला अब तुम बिल्कुल ठीक हो। वो आपको जो बैंडेज होता है ना, वो वाटर प्रूफ वाला वो लगा देते हैं। एंड डॉक्टर ने बोला अब तुम आराम से नहा सकती हो, कल सुबह नहा लेना। तो मेरे पास नर्स आई थी कि मैं आपको हेल्प करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मैं तीसरे दिन सुबह उठ के खुद नहा गई थी बिना किसी की हेल्प के। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि सब कुछ ठीक था, आराम से था। तो मैंने ईज़िली बात लिया एंड मैं नहा धो के तैयार हो गई एंड अपनी डॉक्टर का वेट करने लगी बाहर दरवाजे पे। एंड मेरी डॉक्टर आई एंड वो मुझे देख के बहुत खुश हो गई। उन्होंने बोला कि अगर मैं अभी नहीं आती ना, तुम तो अभी घर चली जाती। तो वो मुझे देख के बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी कि मतलब ये बिल्कुल ठीक है। तो वो आई और उस दिन ही मुझे डिस्चार्ज मिल गया। तो आते हुए क्या हुआ था ना कि उन्होंने मुझे बोला कि आपको वो एक चेयर होती है ना जो लेके जाने वाली होती है, व्हील चेयर टाइप। तो वो उन्होंने मुझे बोला। मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चल के जा सकती हूँ। तो मैं आराम से खुद चल के आई। मेरा जो घर है वो फर्स्ट फ्लोर में है। मैंने आराम से सीढ़ियाँ चढ़ी, आराम से अपने घर आई। एंड उसके बाद से आज तक मैं अपने बच्चे के सारे काम खुद करती हूँ, आराम से चल फिर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मैं ये नहीं कहती कि सबके साथ यही एक्सपीरियंस होता है, बट मेरे को सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है कि मेरी जो सी सेक्शन जर्नी थी वो बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, मुझे नहीं पता चला। एंड आप ना बस एक बात सोचो कि आप ये सोचो कि आपका आज का दिन था, वो कितनी जल्दी निकल गया ना, आपको पता चला? नहीं पता चला ना? ऐसे ही वो जो 2 दिन होते हैं ना, वो इतनी जल्दी निकल जाते हैं कि आपको नहीं पता चलेगा। ये सारा जो गेम है ना, वो माइंड का गेम है। आपको बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर रहना है कि मेरे साथ क्या-क्या होने वाला है। एंड मैं आपको सच बताऊँ कि जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैं ना पहले से प्रिपेयर तो थी कि मुझे सी सेक्शन कराना है अपनी प्रॉब्लम की वजह से। तो मैंने ना बहुत सारे वीडियोस देखे सी सेक्शन के। एंड ट्रस्ट मी, सारे वीडियोस ऐसे ही हैं कि आपको बहुत दर्द होगा, ये होगा, वो होगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कुछ 100 वीडियोस तो देखे होंगे इसके बारे में। एंड मैंने ना फिर एक और वीडियो देखा था, मुझे उनका नाम अच्छे से याद नहीं है, बट शायद इंडियन ब्लॉगर शोना ऐसे करके कुछ तो नाम था उनका। एंड उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि उनकी सी सेक्शन जर्नी अच्छी थी, मतलब बुरी नहीं थी। तो मतलब मेरे साथ क्या हुआ ना, मैं वो 99 वीडियोस भूल गई एंड वो सिर्फ एक वीडियो मेरे दिमाग में रह गया कि अच्छा होता है सब, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ उसी बात को अपने दिमाग में रखा। एंड मेरे साथ भी यही हुआ। मेरी सी सेक्शन जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी रही एंड मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कुछ भी। मेरा बेटा भी बिल्कुल हेल्दी था, मैं एकदम ठीक थी। इसीलिए मतलब घर वालों को भी लगा कि नहीं। एंड
उनको भी लगा कि हाँ, जो मेरा डिसीजन था वो बिल्कुल ठीक था। तो कुछ ऐसी थी मेरी सी सेक्शन जर्नी। एंड उसके बाद क्या होता है ना कि डॉक्टर आपको बहुत सारे एंटीबायोटिक्स देते हैं एंड पेन किलर्स देते हैं। तो मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मतलब मैं घर आकर इतने ज़्यादा ठीक थी कि मुझे पेन किलर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ अपनी एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा किया एंड मुझे पेन किलर की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैं नहीं नहीं लेती थी पेन किलर्स को भी। तो ये था मेरा सी सेक्शन जर्नी एक्सपीरियंस। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये एक्सपीरियंस मेरा था, मेरे लिए बहुत अच्छा था, मेरे लिए स्मूथ था, मेरे लिए ईज़ी था। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको सी सेक्शन जर्नी के लिए एनकरेज कर रही हूँ। आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही जाएँ अगर आपने अपना वो वाला मन बनाया हुआ है तो। क्योंकि दोनों ही डिलीवरी अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, दोनों के लिए अपने प्रोज़ हैं, दोनों के अपने कॉन्स हैं मुझे लगता है। मेरे लिए मुझे जो लगा ना सही वो सी सेक्शन था, इसीलिए मैं उस पे गई, क्योंकि मैं अपने आप को जानती हूँ कि मैं अब कितना दर्द बेयर कर सकती हूँ, कितना नहीं कर सकती हूँ। आप अपने आप को जानते हैं, आपको अपने लिए जो भी सही लगता है वो ही करिए, चाहे वो सी सेक्शन हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, बस आपका बच्चा अच्छे से आ जाना चाहिए और आप कुछ नहीं चाहते हैं। एंड अपने आप को ना मेंटली ज़रूर प्रिपेयर कीजिए। कई बार क्या होता है ना कि हम अपने आप को नॉर्मल डिलीवरी के लिए पूरा तैयार करते हैं, एंड में हमारी सी सेक्शन हो जाती है। तो आपने क्या करना है, अपने आप को दोनों चीज़ के लिए बहुत अच्छे से तैयार करना है, ना अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना है कि आप क्या चाहते हैं अपनी डिलीवरी मोड। तो यही था, मैं आपको किसी भी तरीके से एनकरेज नहीं कर रही हूँ सी सेक्शन के लिए, आपको अपने लिए जो बेस्ट लगता है आप वही करिए। तो ये थी मेरी कुछ सी सेक्शन जर्नी, जो कि बहुत अच्छी थी, स्मूथ थी, मैं बहुत खुश थी। हाँ, वीकनेस ज़रूर आती है, अब हमने एक बच्चे को जन्म दिया है, वीकनेस आएगी। अभी मेरा बेटा 7 मंथ्स का है, मैं अभी भी कभी-कभी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, वीक फ़ील करती हूँ एंड डेफ़िनेटली पहले जैसा एनर्जेटिक अभी नहीं फ़ील कर रही हूँ मैं। लेकिन हाँ, मंथ बाय मंथ जैसे-जैसे बीते हैं, मैंने देखा है कि मेरी जो एनर्जी है वो वापस आ रही है। बस आपको ध्यान रखना है, आपको अपने सप्लीमेंट्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अपने अपने आयरन और कैल्शियम दोनों के दोनों को लेना है। अगर आप ब्रेस्ट फ़ीड कराती हैं, आप जब तक भी ब्रेस्ट फ़ीड कराती हैं, तब तक आपने कैल्शियम को तो ज़रूर लेना है। आप देखेंगे धीरे-धीरे आपकी बॉडी रिकवर कर रही है, अच्छे से खाना खाइए, अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताइए, आप सब कुछ भूल जाएँगे। वो 2-3 दिन कुछ नहीं लगेंगे आपको, आपको इतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी कि बस आपको लगेगा जो है बस यही है। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी ना एक चीज़ पढ़ती थी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो मैं बस यही पढ़ रही थी एंड मैं अपने घरवालों को बोलती थी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होगा, मुझे ऐसा होगा, मुझे वैसा होगा, तो मेरे साथ ऐसे कोऑपरेट करना, ये करना। मैंने अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ था कि मेरे साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी, मेरे साथ सिर्फ एक चीज़ हुई है, वो है पोस्टपार्टम हैप्पीनेस। मैं बहुत खुश हूँ एंड डे 1 से, जब से मैं हॉस्पिटल गई एंड आज तक मेरे को सिर्फ पोस्टपार्टम हैप्पीनेस हुआ है, मुझे कभी भी डिप्रेशन फ़ील नहीं हुआ है। तो इसकी मेरी एक अलग जर्नी रही है कि मैंने कैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन को अपने आस-पास बिल्कुल नहीं आने दिया है एंड पोस्टपार्टम हैप्पीनेस फ़ील की है, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड मैं आपको अपने डिलीवरी के बाद के फ़ोटोज़ यहाँ पे ज़रूर अटैच करूँगी, आप देखना मुझे आपको पता चलेगा कि मैं कितनी फ़िट थी, अच्छे से थी। तो ये था मेरा पहला लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो। मैं आशा और उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा एंड आपको मेरे एक्सपीरियंस से ज़रूर हिम्मत और मोटिवेशन मिलेगी। तो अभी मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।